बारिश के चलते रेस्क्यू में बाधा सामने आ रही है। कुछ देर के लिए रेस्क्यू अभियान रोक दिया गया है। वहीं बारिश के कारण रेस्क्यू अभियान में बाधा आ रही है। केसिंग में आखिरी लाइन पाइप डालने की तैयारी है। 100 टन क्षमता वाली दूसरी क्रेन मंगवाई गई। वर्तमान में मौजूद क्रेन 50 टन क्षमता वाली है। तो बड़ी जानकारी कोटपूतली से आपको दे रहे हैं और अपडेट सामने आया कि बारिश के चलते रेस्क्यू रोका गया है। कल रात भी काफी तेज बारिश हुई थी और अब फिर से बारिश हो चुकी है, जिस वजह से रेस्क्यू में परेशानी आ रही है। चेतना के लिए दुआएं मांगी जा रही कि चेतना को सही सलामत बाहर निकाल लिया जाए, सकुशल उसे बोरवेल से बाहर निकाला जाए। पिछले 20 मिनट से लगातार बारिश हो रही है। कोटपूतली के कीरतपुरा गांव में 23 दिसंबर की दोपहर 2 बजे बोरवेल में फंसी बच्ची अभी तक नहीं मिल पाई है। उसको बचाने के लिए लगातार रेस्क्यू प्रयास जारी हैं। हालांकि बारिश के चलते जो मौसम है उसकी वजह से अभी रेस्क्यू अभियान रुक रुक कर चल रहा है। जो लास्ट पाइप है वो उसकी वेल्डिंग जारी है, लेकिन क्योंकि मशीन 50 फीट तक ही जा सकती है, उसके बाद जो नई मशीन है वो मंगवा ली गई है। वो उस मशीन के द्वारा पाइप को अंदर डाला जाएगा। फ़िलहाल जो रेस्क्यू टीम है उसके लिए वाटरप्रूफ टेंट का जो व्यवस्था की गई है ताकि उनके इक्विपमेंट्स सुरक्षित रहें, उनके इक्विपमेंट से ज़्यादा दिक्कत ना आए। और आप देख सकते हो कि पीछे जो सारा प्रशासन है वो मौजूद है, लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। NDRF के जो जवान हैं वो भी लगातार मौके पर बने हुए हैं। बारिश अगर रुक जाए तो उसके बाद जो रेस्क्यू अभियान है वो दोबारा से तेज़ी से शुरू होगा, लेकिन बारिश के आने से जो वेल्डिंग का काम है उसमें भी दिक्कत आ रही है। वहीं अभी जो NDRF की टीम है उनके लिए जो प्रशिक्षित जवान हैं उनको जो गड्ढा है उसमें उतारने के अभियान जो शुरू किया जाएगा, लेकिन उससे पहले जो पाइप है उसको डालने के लिए अभी जो टीम है वो कोशिश कर रही है। लेकिन वेल्डिंग का काम में जो बारिश बाधा बन के आ रही है, तो बार बार जो वेल्डिंग का काम रुका हुआ है, अभी वेल्डिंग का काम पूरा कर लिया गया है और पाइप को जो आखिरी पाइप है उसको खड्डे के अंदर डाला जा रहा है। उसके बाद जो हॉरिजॉन्टल खुदाई है वो की जाएगी और बच्ची तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा। बच्ची और जो पाइलिंग मशीन द्वारा जो खड्डा किया गया है उससे 8 फीट की दूरी पर है, तो 90 डिग्री के कोण पर जो हॉरिजॉन्टल खुदाई की जाएगी और उसके बाद बच्ची तक पहुंचने के लगातार प्रयास किए जाएंगे। कोटपूतली से हिमांशु। और हमारे संवाददाता हिमांशु जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। हिमांशु, अभी क्या अपडेट मिल रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि बारिश के चलते रेस्क्यू रोका गया है? जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है और लगातार जो बारिश है वो होती जा रही है और रुक रुक कर जो बारिश हो रही है उसकी वजह से जो रेस्क्यू अभियान है उसमें समय लग रहा है और उसमें बाधा उत्पन्न हो रही है। फिलहाल जो है वो जो वाटरप्रूफ टेंट है वो लगा दिए गए हैं और जो क्रेन थी उसकी जो क्षमता है उससे अधिक की क्षमता वाली क्रेन जो मंगवाई गई है वो अभी अपनी जगह ले रही है। और वहीं जो लास्ट केसिंग पाइप था जिसकी वेल्डिंग की जा रही थी उसे काट कर अलग कर दिया गया है, क्योंकि तकनीकी कारण के कारण जो पाइप है वो दूसरा पाइप मंगवाया गया है, वो पाइप भी अभी आएगा, उसके बाद दोबारा वेल्डिंग शुरू होगी और पाइप अंदर डाला जाएगा। जी ठीक है, यानी कि अभी दूसरी क्रेन को भी मंगवाया गया है। हिमांशु, क्योंकि अभी उम्मीद तो है थोड़ी बहुत कि बच्ची को बचा लिया जाएगा। 4 दिन हो चुके हैं लेकिन बच्ची अभी भी फंसी हुई है बोरवेल में, भूखी प्यासी वो बच्ची है और उसको भी उम्मीद है कि शायद उसे जल्द ही बाहर निकाल लिया जाए। अभी मौके पर कौन कौन अधिकारीगण मौजूद है, क्या कोई मंत्री भी पहुंचा हुआ है फिलहाल? देखिए, सुबह विधायक के जो प्रतिनिधि जो उनके पुत्र हैं वो आए थे। अभी फिलहाल जो है जिला कलेक्टर, ADM, SDM और पुलिस प्रशासन के सभी लोग यहाँ मौजूद है। NDRF और SDRF की टीमें जो बारिश के अंदर भी लगातार रेस्क्यू में जो जारी थी, वहीं मेडिकल टीम भी लगातार जारी है। ऑक्सीजन की सप्लाई जब से बच्ची फंसी है तब से जारी है। ऑक्सीजन की जो सिलेंडर हैं उसके लिए वो तैयार खड़े हैं और जो एम्बुलेंस है वो भी जो घटनास्थल है उसके पास में ही मौजूद है। चलिए, शुक्रिया आपका हिमांशु अधिक जानकारी देने के लिए। और परिवहन विभाग मस्त, परिवहन निरीक्षक अपनी मनमर्जी से कार्रवाई कर रहे हैं। RTO प्रथम के क्षेत्राधिकार वाली जगह RTO द्वितीय के उड़न दस्ते की ओर से कार्रवाई का मामला सामने आया। नारायण विहार गोपालपुरा बाईपास पर
बस जब्ती से जुड़ा ये मामला है। आरटीओ प्रथम के क्षेत्राधिकार में आता है यह इलाका, लेकिन यहां आरटीओ द्वितीय के परिवहन निरीक्षक उड़नदस्ते ने कार्रवाई की है, जिसको लेकर बस ऑपरेटर्स ने आरटीओ द्वितीय के उड़नदस्ते पर लगाया आरोप। मनमानी से बस जब्ती और मोबाइल छीनने का आरोप लगाया है। ऐसे में क्या इसकी परिवहन विभाग के कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं, और साथ ही क्या इस कार्यशैली की जांच की जाएगी, क्योंकि परिवहन विभाग ने अपने उड़नदस्ते में ट्रैकिंग सिस्टम लगा रखे हैं। परिवहन निरीक्षक को डालनी होती है कार्यक्षेत्र की लोकेशन। हाल में कई परिवहन निरीक्षकों की लापरवाही की खबरें सामने आ चुकी हैं। कुछ दिन पहले दौसा परिवहन निरीक्षक का वीडियो भी सामने आया था। आरटीओ प्रथम के निरीक्षक की ओर से तेज गति से ट्रक का पीछा करने का मामला भी सामने आया था। संवाददाता सुनील यादव जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सुनील, क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताइए। देखिए ऋचा, जो परिवहन विभाग है उसको ये पूरा अधिकार होता है कि वो इन्फॉर्मेशन जो भी नियम विरुद्ध जो परिवहन हो रहा है उस पर कार्रवाई करे, लेकिन परिवहन विभाग का एक क्षेत्र अधिकार होता है, उनका जो कार्यस्थल है उसका पूरा बंटवारा किया होता है और उसी में वो कार्रवाई कर सकते हैं। किसी तरह की रेड है वो डाल सकते हैं, लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि किस तरह से जो परिवहन विभाग के जो उड़नदस्ते हैं, परिवहन निरीक्षक या फिर दूसरी जो टीम है, वो अपनी मनमर्जी जो है वो सामने आ रही है। अभी हाल ही में जो आरटीओ प्रथम में जो क्षेत्राधिकार आता है वहां पर आरटीओ द्वितीय के जो उड़नदस्ते हैं यानी आरटीओ सेकंड के उड़नदस्ते जो है आरटीओ प्रथम के क्षेत्राधिकार में आकर कार्रवाई कर रहे हैं, और उस कार्रवाई का जो कई जो वाहन चालक हैं, बस ऑपरेटर्स हैं, उन्होंने साफ तौर पर विरोध किया है कि जब नियम पूरे कर रहे हैं और नियमानुसार उनकी गाड़ियां चल रही हैं, लेकिन ये मनमानी की जा रही है आरटीओ द्वितीय के द्वारा, और अगर वो कुछ गलत भी कर रहे हैं तो जिनका क्षेत्र अधिकार होता है वो उन पर कार्रवाई करे। तो कहीं ना कहीं जांच का विषय है, चूंकि अभी आरटीओ ने जो तमाम जो व्हीकल है उनको हाईटेक करने की बात कही है। सभी उड़नदस्ते की गाड़ियां हैं उन पर व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम लगा हुआ है। तो आरटीओ के जो बड़े अधिकारी हैं यानी परिवहन विभाग के जो आला अधिकारी हैं उनको ये जांच करना चाहिए कि जो कार्रवाई की जा रही है आरटीओ उड़नदस्तों के द्वारा वो सही है या नहीं है, किस लोकेशन पे जाकर वो कार्रवाई कर रहे हैं ये भी देखना होगा, क्योंकि इस तरह से जो मनमानी के अगर आरोप लगते हैं तो एक जो कार्यशैली है उस पर सवाल खड़े होते हैं और निष्पक्ष कार्रवाई जो है वो कहीं ना कहीं नहीं हो पाती है, क्योंकि मिलीभगत की बातें भी सामने आती रहती हैं और लगातार आरोप भी लगाए जा रहे हैं वाहन चालकों के द्वारा। क्योंकि पिछले दिनों भी ऐसा ही देखा गया था, दौसा में एक आरटीओ के खिलाफ भी मनमानी के आरोप सामने आए थे, वीडियो भी बहुत ज्यादा तेजी से वायरल हुआ था। और अभी हाल ही में क्योंकि जिस भाकरोटा रोड पर हादसा हुआ था वहीं पर पिछले कुछ दिन पहले आरटीओ प्रथम के ही एक निरीक्षक ने ट्रक का पीछा करते समय इतनी तेज गति थी कि बाकी जो आसपास जो गाड़ियां चल रही थी उनमें डर का माहौल हो गया था। तो पूरा जो अभी का जो सिनेरियो है उसमें ये कहा जा सकता है कि जो कार्रवाइयां हो रही हैं उन कार्रवाइयों की प्रभावी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम पर भी नजर होनी चाहिए ताकि उस कार्रवाई पर संदेह ना हो, किसी तरह की जो मनमानी या लापरवाही का आरोप ना लगे, ये सुनिश्चित करना परिवहन विभाग के आला अधिकारियों का काम है। नहीं तो जो विश्वास है वो कहीं ना कहीं खत्म होता जा रहा है परिवहन विभाग के उड़नदस्तों का। शुक्रिया आपका सुनील यादव अधिक जानकारी देने के लिए। और भाकरोटा अग्निकांड को लेकर जानकारी आपको बता देते हैं, जहां अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है और अभी 8 मरीजों का एसएमएस में इलाज जारी है। अभी 8 मरीज 50% या उससे अधिक झुलसे हुए हैं। मरीजों को मल्टीपल ऑर्गन डिसऑर्डर की समस्या हो रही है। झुलसे मरीजों को किडनी, लिवर के अलावा हार्मोन से जुड़ी हुई समस्या भी सामने आ रही है। मरीज के ट्रीटमेंट करते करते अलग टेस्ट भी किए जा रहे हैं। मेडिसिन के जरिए रिकवर करने की कोशिश भी जारी है। कैजुअलिटी रोकना चिकित्सा विभाग की प्राथमिकता है। मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है। ये भाकरोटा अग्निकांड से जुड़ा बड़ा मामला आपको बता रहे हैं और इसी से जुड़ी बड़ी अपडेट कि अब इसमें मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। 19 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। 8 मरीजों का भी इलाज जारी है और ये सभी 50% तक झुलसे हुए हैं जिनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। मेडिसिन के जरिए कोशिश हो रही है कि इनको बचाया जा सके। कैजुअलिटी रोकना चिकित्सा विभाग की प्राथमिकता है।
और अब चलिए जैसलमेर से बड़ी खबर है, जहां भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ जवान ने आत्महत्या की है। जवान ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या की है। ड्यूटी के दौरान बॉर्डर पर खुद को गोली मारी है। 173 बटालियन के भानु सीमा चौकी पर हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात थे। 44 साल का कृष्ण कुमार जवान होशियारपुर पंजाब का निवासी है। गोली की आवाज सुनते दौड़े हैं बाकी साथी। सूचना मिलने पर बीएसएफ के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं। जवान की आत्महत्या के कारणों का अभी खुलासा नहीं हो सका है कि आखिरकार जवान ने क्यों आत्महत्या की और क्यों उसने अपने आप को गोली मारी है। फिलहाल अभी पूरे मामले की जांच पड़ताल चल रही है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का गुरुवार देर रात निधन हो गया। उन्होंने 92 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक की लहर देखने को मिल रही है। तो वहीं केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन को व्यक्तिगत क्षति बताया है। उन्होंने कहा कि जब आर्थिक बदलाव हुए उस समय वे देश के प्रधानमंत्री थे, जिनके जाने से देश को बहुत बड़ी क्षति हुई है। मेरी कई यादें उनसे जुड़ी हुई हैं और इससे मुझे व्यक्तिगत क्षति हुई है। क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। इस देश के प्रधानमंत्री रहे, प्रमुख अर्थशास्त्री रहे, जो महत्वपूर्ण बदलाव हुए उस दौर में उन्होंने देश का नेतृत्व किया। उनके जाने से निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण क्षति हुई है। और मैं तो 2009 और 2014 के बीच में जब लोकसभा का सदस्य रहा तो उस समय वो प्रधानमंत्री थे, तो बहुत सी यादें हमारी भी उनसे जुड़ी हुई है और मुझे व्यक्तिगत। और जयपुर में मौसम का मिजाज बदला है। आसमान में छाए काले घने बादल। गुलाबी नगरी में सुबह से चल रही है शीतलहर। राजधानी में भी हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई है। पर्यटक स्थलों पर मौसम का आनंद ले रहे हैं पर्यटक। राजधानी जयपुर में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। आज सुबह से ही राजधानी जयपुर में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का प्रकोप देखा जा रहा है। तो ऐसे में राजधानी जयपुर में शीतलहर के बाद भी पर्यटक स्थलों पर घूमने वालों की भीड़ काफ़ी बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इसी समय हम पहुंचे जयपुर राजधानी के सिटी पार्क में, जहां पर पर्यटक स्थल पर आम जन और बहुत सारे लोग घूमते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में सर्दी का मौसम है, लेकिन उसके बावजूद भी जो मौसम सर्दी का है उसका आनंद लेने के लिए पर्यटक यहाँ पर पहुँचे हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे कि कहाँ से आए हैं, किस तरह का मौसम लग रहा है इन्हें। आप लोग कहाँ से आए हो? जयपुर से ही हैं। कैसा लग रहा है? सर्दी का भी मौसम है, सुबह से ही शीतलहर चल रही है, ठंड चल रही है, लेकिन आप फिर घूम रहे हैं, कैसा लग रहा है? काफ़ी अच्छा मौसम है। ऐसे मौसम में घूमने में बड़ा मज़ा आता है। और सिटी पार्क है इतना बड़ा कि यहाँ पे आप एक्सप्लोर भी बहुत कर सकते हो। बिल्कुल, देखिए मौसम का आनंद ले रहे हैं, इनके साथ और भी हैं। भैया आप कहाँ से आए? हम भी यहीं से हैं, बाकी रहते कहीं हरियाणा में हैं, लेकिन आज जो मौसम है राजस्थान का वो लगता नहीं है ये राजस्थान है। ये लग रहा है कि मनाली वगैरह में आ गए हम, और इसलिए हम आज एक्सप्लोर करने आए हैं, इसलिए तो अच्छा लग रहा है थोड़ा। बिल्कुल, आज के मौसम का आनंद ले रहे हैं। और भी भाई आप भी, आज का मौसम ठंड का है तो घर रहना चाहिए था। नहीं, मौसम इतना अच्छा है कि घूमने का मन कर गया। अच्छा, सर्दी हम तो दौसा से हैं वैसे तो हाँ घूमने आए हैं। हाँ घूमने आए हैं आज। नहीं, हम रहते जयपुर में ही हैं। बिल्कुल, देखिए मौसम का आनंद लें। तो मैडम आज तो ऐसा मौसम है कि घर पर बैठ के पकौड़ी खाएं, हलवा खाएं। ऐसे मौसम में घर पे बैठ के पकौड़ी खाने का क्या मज़ा, घूमने का मज़ा है ऐसे मौसम में तो। और फिर इतनी अच्छी जगह है यहाँ, तो घूमने में ही मज़ा आएगा। देखिए बिल्कुल ये मौसम का आनंद ले रहे हैं। और पूरी तरह से जो आज सुबह से ही मौसम ठंडा बना हुआ है, शीतलहर चल रही है, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही है। तो ऐसे में मौसम का आनंद लेने के लिए पर्यटक स्थलों पर भीड़ नज़र आ रही है। पहले ही मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था कि आने वाले दिसंबर के अंतिम सप्ताह में मौसम में बदलाव देखा जाएगा, और वो बदलाव नज़र आ रहा है। अब देखना ये होगा कि आने वाली नई साल में और कितना मौसम बदलेगा। लेकिन फिलहाल प्रदेश भर में हल्की हल्की बूंदाबांदी नजर आ रही है। कैमरामैन दिनेश के साथ सच बेधड़क से मलखान मीणा। और कल से ही मौसम का मिजाज बदला है। बारिश से ठिठुरन भी बढ़ गई है। ठंड और सर्द हवाएं चल रही हैं। बारिश के बाद कई इलाकों में ठंड बढ़ गई है। बारिश होने से किसानों को काफी फायदा होगा। ये 6 तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं जयपुर, माउंट आबू, झुंझुनू, पाली, डीडवाना और फतेहपुर शेखावाटी से, जहां पर
बारिश का दौर देखा गया और कल रात से देखिए बारिश भी हो रही है और सुबह भी हल्की बूंदाबांदी देखने को मिली। कहीं कहीं पर ये बारिश रुक रुक कर भी हो रही है। ये 6 तस्वीरें हम आप तक साझा कर रहे हैं। जयपुर में भी बारिश कल रात से हो रही है और दिन में भी बारिश का दौर शुरू हुआ तो माउंट आबू में भी इस तरीके से बारिश देखी गई है। लेकिन जो सैलानी है वो इस मौसम का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। झुंझुनू, पाली, डीडवाना, फतेहपुर शेखावाटी में भी बारिश हो रही है और ये बारिश कहीं ना कहीं किसानों के लिए वरदान साबित भी हो रही है।